चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज का टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 से डील करता है। मतलब देखो, जीएसटी अगर किसी चीज़ पे लगाना है तो पहले सप्लाई का होना जरूरी है ना। सप्लाई मतलब कहीं ना कोई चीज़ की मूवमेंट होगी तभी तो कोई इवेंट ट्रांजैक्शन होगा तो जीएसटी लगेगा ना, अदरवाइज जीएसटी लगेगा नहीं। तो सप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक ये जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। जीएसटी ट्रिगर ही नहीं करेगा। तो सप्लाई सबसे इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट सप्लाई है। बाकी सारी चीज़ के पीछे पीछे चलती रहेंगी। इनडायरेक्ट टैक्स हैज नो फंक्शनलिटी विदाउट सप्लाई। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा जब तक वहाँ पे सप्लाई इन्वॉल्व नहीं होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रेंटिंग, कुछ भी नहीं होगा तब तक जीएसटी कैसे लगेगा, है ना। तो जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना सबसे ज़रूरी काम है। द होल सिनेरियो बेस्ड ऑन द बेस्ड एंड ट्रेवल अराउंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ओनली। हैंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि इससे पहले हम कोई और चैप्टर पढ़ें, कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ें, पहले हमें पता लगना चाहिए कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ आएगी और सप्लाई के केस में जीएसटी कब लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर सप्लाई पे जीएसटी लगता है। किसी कहीं के भी जीएसटी सप्लाई होने के बावजूद जीएसटी नहीं लगता है तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होंगी, लेकिन सप्लाई तो होगी। सप्लाई मतलब वो इवेंट नहीं है कि जिसके ऊपर हमेशा जीएसटी ही लगे। कई बार ऐसा भी होगा कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी होगी। कई बार ऐसा होगा कि सप्लाई तो है लेकिन वो आइटम ही जीएसटी के परव्यू से बाहर है। जैसे कौन सी आइटम है जिस पे जीएसटी नहीं लगता अभी? कौन सी? जोर से बोलो। आप भी हमारी वीडियो देखो, शुरू वाली। अगर आप कह रहे हो सब पे लगता है तो आप भी देखो दोबारा वीडियो। हाँ जी, शेयर्स, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्यों घबरा क्यों रहे हो? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ध्यान रखना, जो अल्कोहल मेडिकेशन के लिए यूज हो रहा है उस पर लगता है। जैसे कप सिरप में अल्कोहल होता है ना, कप सिरप में अल्कोहल होता है, तो जो कप सिरप में अल्कोहल जब यूज होता होगा, जब मेडिकेशन के लिए होता है तो उसमें जीएसटी लगता है। लेकिन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला जीएसटी नहीं लगता, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ इंसानों के पेट्रोल पे और गाड़ियों के पेट्रोल पे, हाँ टेक्स्ट बुक वगैरह पे, उन पर जीएसटी नहीं लगता, है ना। लेकिन उन पे जैसे अल्कोहल वगैरह वो तो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है ना, वो तो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो जीएसटी में होंगी लेकिन एग्जम्प्टेड सप्लाई होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो जीएसटी के एम्बिट से बाहर, उसमें जीएसटी लगी नहीं था, उसमें तो वो सप्लाई भी है तो जीएसटी उससे डील ही नहीं करता। जैसे हमने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए और आपका अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, वो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है तो उसमें तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। एग्जम्प्ट क्या, जीएसटी ही नहीं लगता। एग्जम्प्ट का मतलब होता है उस चीज़ पर टैक्स तो लगता है लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उसे एग्जम्प्ट कर दिया, टैक्स नहीं कलेक्ट करी उसके ऊपर। एग्जम्प्टेड का मतलब ये होता है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। These can be understood with the help of various provisions elaborated at chapter 3 of the CGST Act 2017, है ना। Read with the various schedule given under said act। मतलब जीएसटी में शेड्यूल, 3 तरह के शेड्यूल दिए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, है ना। जो शेड्यूल आपको बताते हैं कि क्या सप्लाई है, कब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हो जाएगी, कब सप्लाई होगी लेकिन वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, कौन कौन सी सप्लाई गुड्स की हैं, कौन सी सप्लाई सर्विस की हैं। जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन के काम में अगर आपने किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया, रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, तो इज इट अ प्रोडक्ट, इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सर्विस। तो मुझे कहाँ से पता लगेगा? शेड्यूल 2 से। शेड्यूल 2 क्या बताता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सेक्शन 7 के हिसाब से कोई चीज़, कोई ऐसी इवेंट है जो सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई तो है। अब मुझे उसके बाद चेक क्या करना पड़ेगा? इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि गुड्स का, सर्विस का टैक्स का रेट अलग है, गुड्स पे जीएसटी का रेट अलग है, सर्विस पे जीएसटी का रेट अलग है। तो पहले मुझे आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर इवेंट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 1 क्या कहता है? इवेंट ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब शेड्यूल 1 में जो चीज़ें आती हैं, अभी हम जब सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो कहता है फॉर कंसिडरेशन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो कह रहा है कई बार ऐसा भी होगा कि आपने कंसिडरेशन नहीं लिया फिर भी वो सप्लाई बन जाएगी। शेड्यूल 1 ऐसी सिचुएशन के डील करता है, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन बट इट इज स्टिल अ सप्लाई, है ना। शेड्यूल 3 कहता है कि वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस है।
तो 3 शेड्यूल दिए हैं जिसमें आपके पास आइटम लिस्टेड की गई हैं, जिसमें आपको समझाया गया कि अगर सप्लाई बनेगी तो किस केस में फॉल करेगी। हो सकता है वो सप्लाई होते हुए भी ना सप्लाई गुड्स की मानी जाए, ना सप्लाई सर्विस की मानी जाए। जैसे अभी सिमरन ने बोला सप्लाई ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, है ना। देखो सप्लाई की सेक्शन डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है सप्लाई की डेफिनेशन के बारे में डील करता है। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या चीज़ शामिल हैं, ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, मतलब जितनी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज हैं सब इंक्लूड हैं। सच एज किस काम में हो रही हैं, जब अगर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म, सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज की वो सारी फॉर्म इन्वॉल्व हैं, सब इंक्लूड है। कौन कौन सी फॉर्म्स, सेल होगी, ट्रांसफ़र होगा, बार्टर होगा, एक्सचेंज होगा, लाइसेंस होगा, रेंटल होगा, वो सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड है, सप्लाई में इंक्लूड है। अब टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 बताएगा कि कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो लेकिन सप्लाई का मतलब है सप्लाई इंक्लूड सेल्स, बार्टर, ट्रांसफ़र, रेंटल, लीजिंग, सब उसके अंदर सप्लाई के अंदर इंक्लूड है। डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड, या आपने या तो सप्लाई कर दी है, यानी आपने सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर कर दिया है, ये करने का प्रॉमिस करा है। अगर आपने करने का प्रॉमिस करा है दैट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई। मान लीजिए मैंने आपको सर्विस लेने के लिए एडवांस पैसा दे दिया, मुझे आपने फ़ीस दे दी NIFM को। किस लिए दी NIFM को फ़ीस, कोचिंग के लिए। क्या सारा कोर्स हम एक ही दिन दे देंगे, जिस दिन आप एडमिशन करा के गए हो सारा कोर्स आपको उसी दिन दे दिया हमने, नहीं दे सकते। सर्विस के केस में वैसे भी पॉसिबल नहीं है। सर्विस के केस में कई बार सर्विस जो रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस होती है, और सर्विस वाले लोग ज़्यादातर पैसा पहले ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर्विस में टेक बैक करना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो सर्विस में पैसा पहले ले लिया जाता है। तो अगर सर्विस में पहले पैसा ले लिया, सर्विस आएगी बाद में, इट मीन्स एग्रीड टू मेड है वो, है ना। वो जो इवेंट है ये वो क्या हुई है, एग्रीड टू मेड। तो एग्रीड टू मेड पे भी क्या हुआ, सर्विस सप्लाई हो गई। सप्लाई हो गई तो हो सकता है GST लग जाए। अब आपने जो फीस दी है उस पर GST लगा हुआ है ना आपके, तो वो क्या हमने सप्लाई कर दी, नहीं, हमने सप्लाई देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीड, आपसे फीस ले ली, आपका एनरोलमेंट करा दिया, नाउ वी एग्रीड टू गिव यू द सर्विस। अब क्विड प्रो क्यों रह गया। क्विड प्रो क्यों क्या होता है कि आपने अपने पार्ट का काम कर दिया है, आपने फीस दे दी, हमारा काम है आपको सर्विसेज देना। ये क्या है, एग्रीड टू बी मेड। या जैसे मान लीजिए आपने बुक्स खरीदी, आप कहीं से लैपटॉप खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, क्या होता है, पैसे देते हो और कपड़े लेके आ जाते हो। ऐसा कोई वो पैसे लेकर रख लिया, बोलेगा 3 महीने बाद कपड़े लेने जाना, तो वो कहोगे किसी और दुकान से लूँगा। आजकल इतना टाइम किसके पास है कि 3 महीने पहले किसी फंक्शन के लिए कपड़े खरीदा, 3 महीने तो उसे पता है फैशन चेंज हो जाएगा, तो कोई वो कपड़े फिर बेकार लगेंगे मुझे। आजकल तो फंक्शन से 1 दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले कपड़े खरीदते हैं, जो लेटेस्ट लिया जाए। तो वैसे भी कभी भी कोई 3-3 महीने 4-4 महीने का एडवांस देके कपड़े कोई सिलाता है। अगर सिला भी रहा है, अगर कोई और गुड्स की सप्लाई भी है जिसके लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड है, तो भी क्या हो जाएगा, एग्रीड टू मेड है वो, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है जिसके लिए आपको पहले एडवांस ही जमा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एग्रीड टू मेड। जिस आदमी ने आपसे पैसा लिया है वो क्यों लिया है, कि वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद गुड्स देगा, है ना, एग्रीड टू मेड आएगा। तो एग्रीड टू मेड और मेड, या तो सप्लाई कर दिए, यानी कि या तो आपने सेल, बार्टर, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब काम कर दिए हैं, या करने के लिए प्रॉमिस कर लिया, तो वो क्या होगा, सप्लाई में शामिल हो जाएगा। कब, फॉर कंसिडरेशन, आपको पैसा भी लेना है, फॉर अ कंसिडरेशन बाई अ पर्सन फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस में या फिर बिजनेस के दौरान, ये सब है ना, ये करना है। क्या चीज़, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, डिस्पोजल, है ना, लीज, रेंटल, ये सब चीज़ें। आपका काम है प्रॉपर्टी को किराए पे देना, किराए पे, है ना, प्रॉपर्टी का किराए पे करना, लीजिंग करना, रेंटिंग करना, तो क्या है वो, सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन हालांकि पता कहाँ से लगता है, शेड्यूल 2 में जाके देखना पड़ेगा सप्लाई ऑफ गुड्स है सर्विस। अगर कन्फ्यूजन होता है, अगर मेरा काम ही प्रॉपर्टी को किराए पे देना है, तो क्या मैं कोई गुड्स दे रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर्टी की राइट टू यूज़ बेच रहा हूँ ना, तो वैसे ही सर्विस है। कुछ चीज़ तो एक्सप्रेसिवली है ना, मान लो एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए देखने की ज़रूरत है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है या गुड्स है, क्या है ये, सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक्सप्रेसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस है ना। क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, तो ये क्या है, सर्विस है या गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ऐसी जगह देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कभी कन्फ्यूजन हो तो शेड्यूल 2 आपकी हेल्प करेगा। शेड्यूल 2 क्लियर है। मैंने आपको जब GST का बैकग्राउंड बताया था तब भी बोला था कि वैट में और सर्विस टैक्स में कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता था,
डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं कर पाता था कि ये सर्विस वाला पोर्शन ज़्यादा है या गुड्स वाला पोर्शन है, तो गवर्नमेंट ने, एक्ट बनाने वालों ने आपकी बार इस बात को पहले से क्लियर करके लिखा, तो उन्होंने लिस्ट दे दी। अब जो इस लिस्ट में है वो है, बात खत्म। आपका वो वेट में, कंस्ट्रक्शन में सारा काम तो मटेरियल होता है, सर्विस तो बहुत कम होती है, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्विस की कैटेगरी में फॉलो करा है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए क्या कह रहा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटल, है ना, मेड और एग्रीड टू बी मेड ड्यूरिंग द फॉर अ कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान और बिजनेस को करने के प्रोसेस में। आप जब भी ये कोई किसी भी गुड्स या सर्विस का ये काम करोगे, सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, बार्टर करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो सब क्या कहलाएगा, सप्लाई। अब मान लीजिए मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, इतना गंदा टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैंने आपकी ITR फाइल करी, ITR फाइल, और फीस ली 5,000 रुपये, ठीक है। अब 5,000 रुपये फीस ली, और जिसकी ITR फाइल करी उसका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का। ध्यान से सुनना, मैंने एक बिजनेस की किसी की ITR फाइल करी, उसकी फ़ीस दी हुई 5,000 रुपये, जिसकी ITR फाइल करी थी उसका बिजनेस था रेडीमेड गारमेंट्स का, पैंट, शर्ट, ट्राउज़र। तो उसने मुझे बोला कि आपकी फ़ीस देनी है, आप एक काम करो, आप ना मेरे से कोई ड्रेस ले लो, कपड़े ले लो, बड़े अच्छी अच्छी ड्रेसेस आई हैं आपकी बार, सूट ब्लेजर कुछ भी आए हैं, आप मेरे से ये ले लो, ठीक है। तो मैंने उससे क्या ले लिए, उससे ड्रेसेस ले ली। अब मैंने उससे ड्रेसेज ले ली, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सप्लाई है या नहीं है? है सर। कितनी सप्लाई है इसमें, एक या दो? दो सप्लाई है सर। 2 सप्लाई हैं, ओके, 2 सप्लाई हैं। देखो, इसने अपनी सर्विसेज रेंडर करी, इसकी सप्लाई क्या थी, सर्विस, इसने उसके बदले में गुड्स दे दी, इसी के आसपास की मार्केट वैल्यू को गुड्स देगा। अगर मुझे 5,000 की रिटर्न भरनी है और मुझे 2,000 रुपये गुड्स देगा तो मैं लूँगा, मैं कुछ ऐसे सामान लूँगा जिसका फेयर मार्केट वैल्यू लगभग 5,000 के आसपास ही आ रही होगी, 100-200 रुपये ऊपर नीचे जो आएगा वो आएगा। तो इसने क्या बेचा, इसने भी तो अपना स्टॉक बेचा इक्वल फेयर मार्केट वैल्यू के और का। तो इस दुकानदार की एक सप्लाई इस प्रोफेशनल की सप्लाई, तो ये क्या सप्लाई है, 2 सप्लाई हैं। एक इवेंट में 2 सप्लाई हो गई, बार्टर और एक्सचेंज, ठीक है। ये एक्सचेंज में इन्होंने काम कर लिया, बार्टर में काम कर लिया, सर्विस के बदले में गुड्स ले ली, लेकिन सप्लाई तो दोनों के एंड में। देखो, उसका स्टॉक डिस्पोज हुआ होगा नहीं होगा, इसका स्टॉक निकल जाएगा ना बाहर से, तो ये क्या करेगा, ये 5,000 रुपये किसके नाम से रिसीट रिसीव करेगा और ये 5,000 रुपये गुड्स स्टॉक रिलीज कर देगा। तो इसके अंदर 2 सप्लाई हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बार्टर और एक्सचेंज में 2 सप्लाई हो जाएंगी, ध्यान रख लेना। ऐसा ही कल को जब आप इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ऐसा एक इवेंट आएगा, फिर वहाँ याद दिलाऊंगा मैं आपको। तो 2 चीज़ें हैं ये, है ना। तो बार्टर या एक्सचेंज के केस में 2 सप्लाई हो जाती हैं। एक चीज़ और देखते हैं, आपने क्या करा, ये एक ABC ट्रेडिंग है, इसने क्या करा, एक NGO है जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। इस NGO को 2 लाख रुपए का स्टॉक आइटम दे दिया जो बच्चों से रिलेटेड है। मान लीजिए किराने की आइटम थी, खाने पीने का सामान दे दिया, कपड़े थे, बच्चे NGO को बच्चों के लिए कपड़े दे दिए। क्या ये सप्लाई है या नहीं है, और है तो कितनी? इस ABC ट्रेडर ने, मान लीजिए चलो ये रेडीमेड गारमेंट्स में काम करता था, है ना, ये वही वाला है जिसने मेरी फीस भी नहीं दी थी, कपड़े दे दिए थे मुझे, तो ये सबको कपड़े ही दे रहा है। इसने एक NGO को भी 2 लाख रुपए के कपड़े मार दिए, ठीक है चलो बच्चों को कपड़े दे देना, रामनवमी आ रही है, रामनवमी में सब बच्चों को नए कपड़े पहनाओ। बताओ, इज इट अ सप्लाई और नॉट? एक बार सोचो। देखो, सिमरन ने एक बात बोली है कि जब ABC ने 2 लाख रुपए का स्टॉक दिया तो क्या इसमें कंसिडरेशन है? डोनेट करा है ना, डोनेशन दिए तो कंसिडरेशन है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A में क्या लिखा था, सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटल, लीजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन। वहाँ विदाउट कंसिडरेशन लिखा था, नहीं, फॉर अ कंसिडरेशन लिखा था। क्या जिसको इसने डोनेशन दिया कंसिडर उससे पैसे लेगा? पैसे लेगा तो बेच दिया, फिर तो सप्लाई होगा। तो ये सप्लाई है? नहीं, ये सप्लाई नहीं है, ये अभी तक सप्लाई नहीं है। तो ये सप्लाई नहीं है क्योंकि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिसिंग है, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। एक बात क्लियर हो गई, इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो ये सप्लाई नहीं है। अब इस 2 लाख रुपए के स्टॉक को मैंने ख़रीदा भी होगा,
है ना। 2 लाख रुपए के स्टॉक को इस कंपनी ने खरीदा भी होगा, इस ट्रेडर ने, तो जब इसने खरीदा होगा इस पर कुछ उसने जीएसटी भी दिया होगा। क्या जीएसटी का इनपुट मिलेगा इसे? इनपुट हम पढ़ चुके हैं ना, सेक्शन 16(2), सेक्शन 17(5) सब पढ़ चुके हैं ना, 17। क्या इसका इनपुट मिलेगा जीएसटी का जो इस गुड्स पर आईटीसी आया होगा? एबीसी ट्रेडर नहीं मिलेगा। रीजन? मेरे ख्याल से एनजीओ सेक्शन 1 कंपनी में आता है और नहीं, मेरी बात सुनो, एनजीओ को जीएसटी का इनपुट नहीं लेना। ये जो एबीसी जिसने ये सामान खरीदा था, मान लीजिए इसने ये सामान 2 लाख रुपए का सामान खरीदा तो जीएसटी पे करा, एनजीओ की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो इसके इस 2 लाख के सामान को खरीद के लाया होगा तो एबीसी वाला जीएसटी दे के भी तो आया होगा। मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एबीसी ने ये 2 लाख रुपए का जो सामान खरीदा था, इस पे प्रॉफिट तो चलो जब डोनेट कर रहा तो प्रॉफिट तो कमा नहीं रहा होगा, कॉस्ट पे ही बेचा होगा। इस आइटम पे मान लीजिए 18% का जीएसटी था, तो सामान खरीदते लें उसने 36,000 रुपये का जीएसटी भी दिया है, आईटीसी। एबीसी वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो एबीसी वाला इस 36,000 का आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई उसने सारा स्टॉक तो डोनेट नहीं करा, बाकी स्टॉक बेचेगा ना, 2 लाख का बेच दिया, तो सॉरी डोनेट कर दिया। तो जो 2 लाख को डोनेट करा हुआ स्टॉक है उसमें जब 36,000 रुपये का जीएसटी देकर आया है, क्या वो जीएसटी का आईटीसी किसी और सेल से मिले क्लेम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? शायद कर पाएगा। अच्छा चलो, हाँ जी। नहीं कर पाएगा क्योंकि सर गवर्नमेंट के पास मतलब ये वाला टैक्स अमाउंट पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच ही नहीं रहा है, अच्छा। लेकिन जब एबीसी वाले ने खरीदा होगा तब तो दे ही दिया होगा, अपने बायर को तो 36,000 दे के आ गया ना वो, आप समझो। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, मैं आपको कुछ और बात समझा रहा हूँ। अभी सही गलत का डिसीजन नहीं हुआ है ना, अभी बहुत सारे संतों की राय आनी है, तो मिली जुली राय से बच कहीं जाएंगे हम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब एबीसी ने, मान लो इसने XYZ से ख़रीदा था, सॉरी XYZ से ख़रीदा था, तो ये 36,000 तो XYZ को दे के आ गया नहीं है, और ये वाला 36,000 XYZ अपने आप सरकार को पहुँचाएगा। ये वाली बात समझ आई कि ये 36,000 XYZ की जिम्मेदारी है टू पे द गवर्नमेंट। ये तो XYZ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एबीसी के ऊपर तो है नहीं। तो क्या मैं एबीसी की तरह मुझे जीएसटी मिलेगा? सॉरी, एज ए एबीसी ट्रेडर मैं जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ? एबीसी ट्रेडर को ये 36,000 रुपये का क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसलिए बोला था 8 और 5 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से 8 में तो खाली डिसअलाउड अलाउड लिखना था, है ना। बाकी एक में लगाना था यस और नो, मतलब कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर देना था। आपके पास सेक्शन 16 का टेक्स्ट भी था, सेक्शन 17 का टेक्स्ट भी था। नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। और जीएसटी में आईटीसी सबसे बड़ा खेल है, सारी लड़ाई आईटीसी के लिए है। आईटीसी के चक्कर में रोज़ गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सभी कंपनियों को नोटिस दे रही है, सभी कितने फ्रॉड पकड़ रही है, सब क्या है, वो आईटीसी के खेल है कि चोरी से उन्होंने आईटीसी क्लेम कर लिया, बोगस आईटीसी क्लेम कर लिया, फेक आईटीसी क्लेम कर लिया, कई बार इनकरेक्ट आईटीसी क्लेम कर लिया। इनकरेक्ट आईटीसी क्लेम करने का मतलब क्या है? ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लॉ, है ना। लॉ की इग्नोरेंस की वजह से आईटीसी गलत कलेक्ट हो गया। तो डिपार्टमेंट इतना ख़राब है, डिपार्टमेंट की कैंची इतनी तेज है, 36,000 रुपये का जीएसटी, 36,000 रुपये की पेनल्टी, इक्वलेंट अमाउंट को इंटरेस्ट लेता है, ध्यान रख लेना। तो अगर ये 3 लाख रुपये का आईटीसी होगा, 3 लाख रुपये की पेनल्टी होगी। तो अगर आईटीसी मान लो फेक नहीं हुआ, गलत क्लेम होगा, इनकरेक्ट आईटीसी क्लेम कर लिया, तो क्या होगा? आपका एसएससी तो मारा जाएगा ना, आपका व्यापारी तो मारा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो उसका तो नुकसान करा बैठोगे। मैं देखो अभी भी आप ये नहीं बता पा रहे हो कि XYZ को जब एबीसी ने 36,000 रुपये दे दिए तो एबीसी अपनी अदर सेल के अगेंस्ट इस 36,000 का बेनिफिट लेगा या नहीं लेगा? जो कह रहा लेगा और जो कह रहा नहीं लेगा, दोनों रीजन बता देना बस। क्योंकि सर ब्लॉक क्रेडिट है 17.5 के हिसाब से। हाँ, ये सही जगह पहुँचे हैं। 17.5 क्लॉज H, वहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट है। H वाला सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, गिफ्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गिफ्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, उन सब का आईटीसी ब्लॉक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज H, यहाँ पे अलग से ब्लॉक है। ये बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ है ये। अब अगर उस पेज को याद करो तो लास्ट पैराग्राफ है 3-4 लाइन का, है ना। तो इसका आईटीसी इसने क्या करा? गिफ्ट में बांट दी, डोनेट कर दी। तो ABCD को इस 36,000 का आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, किसी और सेल के अगेंस्ट नहीं ले सकता। एक चीज़ क्लियर, ये क्लियर हो गई कहानी? आईटीसी ABC को मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, नट सेल में आंसर क्या है? अच्छा, एक चीज़
दूसरी चीज़, अब इसने पता क्या करा, ABC वाले ने, ये ABC ट्रेडर ने खून भी रखा हमारा, जिस NGO को डोनेट करी थी गुड्स 2 लाख रुपए की, उसको पता क्या बोला, ये 2 लाख रुपए गुड्स दूंगा जब आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे मेरा बैनर लगाओगे कि ये ABC ट्रेडर ने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, मेरा प्रमोशनल बैनर लगाओगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो मेरा प्रमोशनल बैनर लगाओगे। अब बताओ क्या ये सप्लाई है या नहीं है? ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, बैनर लगाएगा, उसका बैनर लगेगा वहाँ पे, ABC ट्रेडर ने ये टी-शर्ट बनाता है, कपड़े बनाता है, ड्रेस बनाता है, पैंट बनाता है, और ये इन्हीं के नाम से दी गई है। जैसे आप मंदिर वगैरह में जाते हो ना, कई बार लिखा होता है ये वाली टेबल इन्होंने दी, ये वाली टेबल उन्होंने दी, ये वाले कमरे का निर्माण उन्होंने करवाया, ये वाले कमरे का निर्माण उन्होंने करवाया, है ना। तो ऐसा ही कुछ ABC ट्रेडर ने NGO को बोला स्टॉक दे रहा हूँ, लेकिन आपको बैनर लगाना पड़ेगा मेरा अपनी NGO के बाहर, NGO में जहाँ जब ये बांटोगे ना बच्चों को, सबको, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन आपको ये लगाना पड़ेगा बैनर, तब बटेगा ये सामान। बताओ, इज इट अ सप्लाई और नॉट? सर सप्लाई क्योंकि कंसिडरेशन आ गया। पहले वाले केस में सप्लाई नहीं थी, वही NGO, वही 2 लाख का स्टॉक है, यही ABC ट्रेडर है। पहले वाले केस में सप्लाई नहीं थी, अब की बार सप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन हो गया। ABC वाले ने इससे क्या मांग लिया, क्विड प्रो क्यो, है ना, कि इसने बोला पर स्टॉक बांटने के बदले में मेरा प्रमोशन करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, सप्लाई हो गई। ठीक है, सप्लाई हो गई फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसा है, सर्विस में, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन सर्विस ले ली ना उससे, एक्सचेंज है ना, तो ये सप्लाई हो गई अब की बार। तो कंसिडरेशन का मतलब मैं आपको समझाना ये देता हूँ, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी ऑलवेज इन मॉनेटरी फॉर्म। ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में ही होगा, वो किसी और रूप में भी हो सकता है। जैसे अभी हमने 5,000 रुपये के ITR की फीस के बदले में कपड़े ले लिए थे, वो भी क्या मॉनेटरी फॉर्म आया था, लेकिन तब भी 2 सप्लाई थी वहाँ पर। तो अब 7A क्लियर हो गया, फॉर ए कंसिडरेशन बाय अ बिजनेस, है ना, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस,